साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश एग्जिट पोल 2024। एग्जिट पोल दरअसल 2024 का तो जून महीने में हो चुका है, जब हमने लोकसभा चुनाव के संदर्भ में देश भर के नतीजों को लेकर पूर्वानुमान लगाया था। पर 2024 में हम फिर से एग्जिट पोल के साथ मौजूद हैं। इसलिए मौजूद हैं कि 2024 में अलग अलग विधानसभाओं के चुनाव की प्रक्रिया भी चल रही है। अभी आज जो एग्जिट पोल है वो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के संदर्भ में है। हरियाणा एक महत्वपूर्ण राज्य है, दिल्ली से सटा हुआ राज्य है। दिल्ली से सटे हुए इस राज्य में 10 लोकसभा सीटें हुआ करती हैं। साथ ही साथ 90 विधानसभा सीटों के संदर्भ में चुनाव हुआ है। 10 लोकसभा सीटों के संदर्भ में अगर बात करें तो अभी हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें 5 सीटों का आंकड़ा रहा। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी 5 सीट जीत पाने में सफल रही थी। वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी 5 सीटें जीतकर अपने आप में राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया था। हरियाणा का विधानसभा चुनाव इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि 5 सीटें जीत पाने के कारण से यहां पर कड़े मुकाबले की उम्मीद शुरू से की जाती रही। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर चमत्कारिक जीत हासिल की थी 2014 के आम चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 47 सीटें जीतकर स्वयं के बूते पर सरकार बनाई थी। मनोहर लाल खट्टर डार्क हॉर्स साबित हुए थे। कभी संगठन मंत्री रहे हुए मनोहर लाल खट्टर ने 2014 के चुनाव में पहली बार विधायक बनते हुए सीधे मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। विधायक के तौर पर उनकी शपथ बाद में हुई थी, मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ पहले ली थी। 2019 में भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता बचा पाने में कामयाब रही, लेकिन स्पष्ट बहुमत को खो दिया था। जननायक जनता पार्टी 2019 के चुनाव में 10 सीटें जीत पाने में कामयाब रही थी। जननायक जनता पार्टी ने चुनाव बाद भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। 4.5 साल तक इस गठबंधन की सरकार रही। खट्टर साहब मुख्यमंत्री के तौर पर बने रहे और साथ ही साथ दुष्यंत चौटाला ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर भूमिका निभाई। इस भूमिका के साथ लोकसभा चुनाव तक तो काम ठीक चला, पर लोकसभा चुनाव के ठीक पहले खट्टर जी भी विदा कर दिए गए और साथ साथ दुष्यंत चौटाला से भी भारतीय जनता पार्टी ने पिंड छोड़ा लिया। भारतीय जनता पार्टी ने निर्दलियों के बूते आगे की सरकार का सफर तय किया। नायब सैनी सरकार का चेहरा बने और वही नायब सैनी इस समय सरकार के चेहरे के तौर पर जनता के बीच में गए। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ऐलान किया कि अगर जनता ने फिर से हमें मौका दिया सरकार बनाने का तो नायब सैनी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। हालांकि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के इस ऐलान को 2 नेताओं के द्वारा दाएं बाएं से चुनौती देने की कोशिश की गई। एक राव इंद्रजीत सिंह है जो लंबे अरसे से राज्य का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे। उन्होंने कहा हो सकता है इस बार मेरी सुध लग जाए। और वहीं दूसरा नाम अनिल विज का है जो पहले मंत्री हुआ करते थे, अभी पूर्व मंत्री की हैसियत में थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की हसरत साफ तौर पर सार्वजनिक रूप से व्यक्त कर देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस चुनाव के दौरान इस प्रकार का वातावरण बना पाने में कामयाबी हासिल की थी कि हम सत्ता में आ सकते हैं। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के इर्द गिर्द कांग्रेस का कैंपेन केंद्रित रहा, पर बीच बीच में कुमारी शैलजा की नाराजगी, कुमारी शैलजा का रूठना, कुमारी शैलजा पर टिप्पणियां, ये भी सुर्खियों के साथ में बना रहा। कुल मिलाकर इन सब के बीच में इस बात का द्वंद्व रहा कि अगर कांग्रेस को बहुमत मिलता है तो कुल जमा मुख्यमंत्री कौन होगा। इस बार राजनीतिक पंडित इस बात को लेकर भी आश्वस्त हैं कि तीसरे दल की कोई भूमिका इस बार हरियाणा में नहीं दिखेगी, जो हमेशा बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। इनेलो और जननायक जनता पार्टी जो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, उनको कोई महत्वपूर्ण ताकत के तौर पर आंकने के लिए ना तो राजनीतिक दल के नेता तैयार हुए और ना ही राजनीतिक विश्लेषक तैयार हुए। हाँ, निर्दलियों के संदर्भ में जरूर इस बात को लेकर आकलन रहा है। अब इन सबसे परे अगर हम जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बात करते हैं, जिसको लेकर भी एग्जिट पोल की प्रतीक्षा है, तो जम्मू कश्मीर में नए समीकरण के साथ राज्य का दर्जा खोने के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है। लंबे अंतराल के बाद ये चुनाव है। 3 हिस्सों में चुनाव देखा जा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसने किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं किया है, दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है और तीसरी तरफ बीडीपी है। कहां किस तरफ ऊंट करवट लेगा इसके संदर्भ में लोगों की दिलचस्पी है। 3 गुट हैं, 3 चरणों में वोटिंग हुई है, 18 तारीख को, 25 तारीख को और फिर 1 अक्टूबर को। तो कुल जमा हम आज इस एग्जिट पोल पर बात करेंगे। हमारा अपना कोई एग्जिट पोल नहीं है, पर तमाम एजेंसियों ने जो एग्जिट पोल किए, तमाम चैनलों के साथ मिलकर
उनकी जानकारी आपसे साझा करते हुए लगातार अपडेट देने की कोशिश हम इस कार्यक्रम में करते रहेंगे। आप अलग अलग चैनल बदलकर ये जानने की कोशिश करें कि कौन सा चैनल क्या बता रहा है, कौन सी एजेंसी क्या बता रही है। उसके स्थान पर आप अगर हमारे चैनल पर ही बने रहेंगे तो हर चैनल के संदर्भ में क्या उसका एग्जिट पोल है ये हम आपको बताते रहेंगे। बहरहाल हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में प्रोफेसर विदु रावल हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सुरेश रोड जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। और साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार अजयदीप लाठर जी भी हमारे साथ में है। जहां तक वोटिंग की बात है, हरियाणा के संदर्भ में तकरीबन 62% की वोटिंग 5 बजे तक हो चुकी थी। चुनाव आयोग का मानना है कि 70% से कुल अधिक की वोटिंग संभावित है। अंतिम आंकड़ा देर रात तक या कल सुबह तक आने की उम्मीद है। पर इन सब के बीच राजनीतिक दल किस उम्मीद के साथ में है एग्जिट पोल को लेकर और एग्जैक्ट पोल को लेकर, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में प्रोफेसर विदु रावल हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। उनकी उम्मीद एग्जिट पोल को लेकर क्या है और एग्जैक्ट पोल पर कहीं वो उम्मीद धराशायी तो नहीं हो जाएगी, ये सवाल हमारा है। क्या कहते हैं रावल साहब? आपने म्यूट कर रखा, उसे अनम्यूट कर दें। अभी से आपकी आवाज बंद होना ठीक नहीं है। आप भी हमारी आवाज बंद मत कीजिए। 8 तारीख को हम ही गरजते हुए आपको दिखने वाले हैं। जी 8 तारीख को आप गरजते हुए दिखने वाले हैं। देश में आपकी सरकार है तो इतनी आवाज तो रह सकती है। पर आपसे जानने में दिलचस्पी इस बात को है राहुल साहब, ऐसा क्या हो गया जिसके चलते आपके जाने को लेकर अंदेशा और दूसरे के आने को लेकर उम्मीद इस कदर खड़ी हो गई चुनाव में? आप भी उस अनभिज्ञ नहीं रहे होंगे, थोड़ा रोशनी देंगे इसमें? नहीं, केवल हल्ला और शोर था। और वो हल्ला और शोर जो है, जो जिस प्रकार से जो राहुल गांधी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, जिसको जो है कैम्ब्रिज एनालिटिका और स्कूल ऑफ कैलिफोर्निया जो है जो डिक्टेट करती है, उन्होंने इनको 1.5 साल पहले ये बताया कि आप बार बार जनता के बीच में जा जाकर बोलिए कि कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है, इस प्रकार को लगातार बोलिए। बिना संदर्भ के प्रवक्ता हंसी अपनी उड़वाने के कीमत पर भी एक के बाद एक डिबेट शो में प्रश्न कुछ भी होता था ये बोलने लगे। ये राहुल गांधी स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स है, राहुल गांधी का यही स्टाइल है। उन्हें जो इस प्रकार से मैनेजमेंट वाले लोग बताया करते हैं, ये कर्नाटक चुनाव के ठीक बाद से शुरू हुआ था। उस समय कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट्स जो है हमारे फेवर में नहीं आए थे, लेकिन जब तक नवंबर आया तब तक 3 राज्यों में अप्रत्याशित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। रोकना चाहता हूं क्योंकि एग्जिट पोल का सिलसिला शुरू हो गया तो आपकी दिलचस्पी रहेगी। हम क्या है, शुरुआती बातचीत के लिए कह रहे थे भाई चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा दिख रहा था, चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा महसूस हो रहा था, पर अब अलग अलग एनालिसिस आकलन आने लगे हैं। सबसे पहला आकलन जो हमारे पास में आया है वो एबीपी और ध्रुव रिसर्च का आया है। ध्रुव रिसर्च एजेंसी ने एबीपी के साथ मिलकर जो एग्जिट पोल निकाला है उसमें हरियाणा की 90 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है उसको 27 सीटें मिलती हुई उम्मीद जताई है। वहीं पिछले चुनाव में 31 सीट जीत पाने में कामयाब रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सीटों के संदर्भ में उम्मीद रावल साहब 57 पर पहुंच गई है। और अन्य जिसमें आप जेजेपी मान लो, एनएलओ मान लो और निर्दलीय मान लो, उन सबके हिस्से में 6 सीटों की उम्मीद। अब राहुल साहब बात प्रचार की, प्रसार की नहीं, आकलन की है। आपके पास दलील हो सकती है, ये चैनल आपको 400 पार पे भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे 2024 के चुनाव में, और उस समय ये एग्जिट पोल आपको जनता की भावनाओं की आवाज सुनाई दे रहे थे। वो भावनाएं, वो आवाज 27 सीटों के साथ भी आपको लग रही है या ये आवाज कुछ और है, ऐसा रावल साहब महसूस कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि वोट जो है लगभग डल चुके हैं, कुछ लोग लाइन में जो लगे हुए हैं उनकी वोट जो है डल रही है इस समय, इसलिए अब प्रचार की बात ना कर विश्लेषण की अगर हम बात करें ठीक तरीके से, तो ये देखें कि आमतौर पर हायर साइड पर सीट्स किसकी दिखाई जाती है। आमतौर पर हमने देखा 4 जून को हमने एक नारा दिया था, 4 जून को 400 पार। तो 400 पार के बहाव में जो है एग्जिट पोल्स बहुत सारे जो हैं 5 जून माफी चाहूंगा 1 जून को आखिरी जो पोलिंग हुई थी, 2 जून को और 3 जून तक जो एग्जिट पोल्स आए थे, उसमें हमने देखा कि भाजपा को
लगभग कोई 365 सीटें दिखा रहा था, कोई 370 सीटें दिखा रहा था, कोई 350 दिखा रहा था, क्योंकि भाजपा ने ये नारा दिया था अब की बार 400 पार। अब की बार कांग्रेस ने ये जो है लगभग 1.5 साल से इस बात को जनता के बीच में लेकर गए हैं, जिससे जनता आतंकित हुई है। वैसे तो जनता आतंकित हुई है, जनता को याद आया अच्छा कांग्रेस आ रही है, वही कांग्रेस जो पर्ची खर्ची क्या करती थी। फिर इनके नेताओं ने एक के बाद एक इस बात पर मोहर लगाई कि हाँ अब भी हम सुधरे नहीं है, अब भी सरकार आएगी तो 50 वोट पर एक नौकरी देंगे, अब भी अपना घर भरेंगे, रिश्तेदारों को देंगे, अब भी अगर कुलदीप शर्मा कह रहे हैं कि हम 25% बढ़ाकर अपने हल्के के लिए सीटें बढ़ाएंगे, यानी बंदर बांट जो है नौकरियों की, इन्होंने उस बात को तस्दीक किया। तो इन चीजों से जनता आतंकित हुई जब बार बार कांग्रेस ने कहा। मुझे लगता है एक रणनीतिक चूक थी, और ये एग्जिट पोल्स जो है, हमारे जो पोलस्टर्स हैं, हो सकता है इस इंप्रेशन में कि कांग्रेस का ये हल्ला जो है कि कांग्रेस आ रही है, वो जो सबसे निचला। राहुल साहब, आप अपने आप में कितना शर्मिंदा है इस बात को लेते हुए कि देश में आपकी सरकार, हरियाणा में आपकी सरकार और जनता भी आपके साथ, इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी जिस पर कोई भरोसा नहीं करता आपके अनुसार, वो नैरेटिव बनाने में सफल हो गई। अपनी इस विफलता को लेकर आपको कितनी शर्मिंदगी है राहुल साहब, थोड़ा इसमें दृष्टि दीजिए मुझे। जरा भी नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया। हमारे यहाँ पर एन केन प्रकरण सत्ता प्राप्त करना नहीं, खटाखट झूठ बोलकर, तात्कालिक लाभ लेकर, इस शर्म को भी छोड़कर कि अगले दिन फिर से वहीं पर खड़ा होना है। इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी जितनी सस्ती राजनीति करती है, हमें ये राजनीति पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने नहीं सिखाई। हमें तो सिखाया गया था कि लोकमत परिष्कार करना है, और उसी के नाते जो है हमने राजनीति में हमेशा शुचिता की राजनीति की, जनता के बीच सच लेकर गए, जो कहा वो किया, जो घोषणा की उससे पहले उसको लागू किया। राहुल साहब कहीं भ्रमित हो रहे हैं। अरे वही भारतीय जनता पार्टी थी ना जिसने नैरेटिव सेट कर दिया कि अब की बार हम 400 पार हो रहे हैं। आज स्वयं बता रहे थे, हमने ऐसा माहौल बना दिया कि कोई हमें 370, कोई 380, कोई हमें 400 पार तक दिखा रहा था एग्जिट पोल में। भाई आपकी सफलता थी ना। ये हरियाणा के विधानसभा चुनाव में क्या हो गया, ये एग्जिट पोल में लोग आपको 25-27 सीटों पर ला दे रहे हैं, और कांग्रेस जिसको आप किसी लायक नहीं समझते हैं उसको कितनी सीटें दे रहे हैं बताओ, 57। क्या कहते हो राहुल साहब? देखिए, दोनों का अलग अलग विषय था। हमने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को टारगेट दिया था कि हम इतनी दूर तक हमें जाना चाहिए। वो टारगेट था, टारगेट हमेशा ऊंचा दिया जाता है ताकि कार्यकर्ता अधिक मेहनत करके उस टारगेट तक पहुंचने का प्रयास करे, अधिक ऊर्जा लगाए और अपनी क्षमताओं से बाहर जाकर काम करे। कांग्रेस पार्टी जनता को भ्रमित करने के लिए उन्होंने इस प्रकार का नैरेटिव गढ़ा। ये जनता के लिए थी ये बात। इनको सिखाया बताया गया कि कहीं पर भी जाकर कोई संदर्भ हो ना हो, हिमांशु द्विवेदी जी कुछ भी सवाल पूछें, जवाब यही देना कि कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। इस प्रकार का इनको कहा गया और हमने देखा अटपटी सिचुएशन। कांग्रेस ने कमाल कर दिया, कांग्रेस ने वातावरण बना दिया। विधु रावल जी लगातार हमें समझा रहे हैं, और मेरे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेश रोड जी हैं। वो भी इत्तेफाक रखता है कि केवल माहौल बना पाए आप, सरकार बनाने की स्थिति आपकी नहीं है। सरकार रावल साहब ही बनाएंगे, भले ही एग्जिट पोल आपकी सरकार बनवा दे रहे हैं। जी रोड साहब। द्विवेदी जी 8 तारीख ज्यादा दूर नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी को सब समारोह में जी इनवाइट करके साबित करेंगे कि सरकार कांग्रेस पार्टी ने धरातल पर बनाई। जी इनको न्योता भेजेंगे और सब समारोह होगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बनेगी। और जो इन्होंने कहा ऐसे नैरेटिव सेट करके नहीं बनेगी, वो 500 के सिलेंडर को जो इन्होंने 1200 का कर दिया था, दोबारा 500 रुपए का वायदा करके जनता की कसौटी पर खरा उतरने के विश्वास के ऊपर बनेगी। वो 750 किसानों की शहीदी का बदला लेने के लिए हरियाणा के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देकर सरकार बनाएंगे। पुलवामा में आज तक आरडीएक्स का पता नहीं कर पाए, रूस और यूक्रेन के युद्ध को रुकवाने की बात करते थे। अरे भारतीय सेना के 70 से ज्यादा जवान 2-3 हमलों में तो शहीद हुए, आज तक आप जांच नहीं करा पाए, रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर पाए। भारत की
सेना में। द्विवेदी जी, हरियाणा में अगर एक किसान के या एक जिम्मेदार के घर दो बेटे हैं तो एक बेटा किसान हल का मुन्ना दबाकर अन्न पैदा करता है देशवासियों के लिए, दूसरा बेटा अपनी बंदूक कंधे पर टांग कर बॉर्डर के ऊपर भारत माता की रक्षा करता है। ये बेशक अग्निवीर का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, नरेंद्र मोदी के हाथों में है, लेकिन हरियाणा में यह मुद्दा जवान और किसान का सिर चढ़कर बोल रहा है। और आज का जो मतदान हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी को निपटाने का काम किया है दोनों ने। अरे एक बात बताओ रोड साहब, ईमानदारी से ये एग्जिट पोल पे कितना भरोसा आपका जा रहा है? कोई 4 महीने पहले जो एग्जिट पोल आया था उसमें जब हम आप लोगों से बात कर रहे थे तो आप साफ तौर पे कहते थे ये एग्जिट पोल कुछ नहीं है, फालतू की बातें हैं। तो आज का एग्जिट पोल भी आपको फालतू की बात उतना ही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? या आज का एग्जिट पोल एकदम एग्जिट लग रहा है? 4 महीने वाला एग्जिट पोल आपको फालतू का लग रहा था? इसलिए बताता हूं कि हमें आज वाला एग्जिट पोल इसलिए सही लग रहा है जी, क्योंकि जनता की भी यही आवाज आ रही है, मैच कर रहा है, मेल बन रहा है। हरियाणा के लोग ये कह रहे हैं भाई 67 सीट से ऊपर सीट कांग्रेस की आएंगी जी, और आप भी उसके लगभग हैं। हम तो वैसे उससे ज्यादा 67 सीटों का 2005 में कांग्रेस पार्टी के नाम रिकॉर्ड है हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा में। हरियाणा के लोग ये कह रहे हैं कि 2005 से भी ज्यादा इस बार एमएलए बनाकर भारतीय जनता पार्टी के घमंड को चकनाचूर करने जा रहे हैं। ये हरियाणा का किसान भी कह रहा है, जवान भी कह रहा है। और एक बात और देखिएगा, ये हिंदू धर्म की सनातन की बात करते हैं द्विवेदी जी, आपका बड़ा जिम्मेदार चैनल है, मुझे अच्छा लगा आपने जिस तरीके से डिबेट को रन किया अभी जी। इन सनातनियों ने, इन हिंदू धर्म के पुजारियों ने श्राद्धों में, यानी कनागत बोलते हैं हरियाणा में, जो श्राद्ध थे 2 तारीख तक, अमावस तक, कल से 3 तारीख से नवरात्रि शुरू हुए थे, तो इन्होंने श्राद्धों में हरियाणा विधानसभा के चुनाव रख दिए, जो अपशगुन भी है और पनौती भी है। जब सुरेश रोड ने यह मुद्दा इंडिया न्यूज पे सोनल दहिया की डिबेट में उठाया, अरे हिंदू धर्म की बात करते हो, कोई पेन भी नहीं खरीदता कनागतों में, श्राद्धों में सेव भी नहीं बनाता, तो तब जाके इन्होंने 4 दिन बाद चुनाव टाले। इनके पास चुनाव टालने की कोई सॉलिड बात नहीं थी। ये कहते रहे कि जी बिश्नोई समाज का एक फंक्शन था, ये था, वो था। यानी हिंदू धर्म के खिलाफ इन्होंने इस तरीके के काम किए हैं। इसलिए भी हरियाणा में हिंदू जो हमारे सनातनी भाई और बहन हैं, वो ये भी ठगा महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। इस बार हम इनका हिसाब चुकता करेंगे, ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर करके ये रास्ता दिखाएंगे। ये बात करते हैं हिंदू धर्म की और काम करते हैं मुगल काल के। ऐसे आपने इस एग्जिट पोल का समर्थन करते हुए रावल साहब को कहा कि इनको हम समारोह पूर्वक आमंत्रित करेंगे, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इसमें रावल साहब शामिल होंगे, पर शपथ किसकी होगी? कुमारी सैलजा की, रणदीप सुरजेवाला की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, दीपेंद्र हुड्डा की? इसमें भी कोई स्पष्टता है या पता चला कि इनके झगड़े के चक्कर में शपथ वापस रावल साहब अपने लोगों के साथ में करा देंगे? द्विवेदी जी, बहुत आपने अहम सवाल पूछा। भारतीय जनता पार्टी इस एजेंडे को आगे चलाती रहती है और मैं अभी क्लियर करता हूं, और बिजू रावल जी भी सुन रहे हैं जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुने हुए विधायकों की राय के ऊपर जी, मेरा मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, कांग्रेस हाईकमान जी, कांग्रेस हाईकमान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हरियाणा में 90 सीटों में जो हमारे चुनकर विधायक आएंगे, चाहे 70 आए, चाहे 67 आए, 60 आए, 65 आए, चुने गए विधायकों की मीटिंग बुलाकर, बैठक बुलाकर उनसे राय लेके फैसला करे कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा। हमारे यहाँ पर कोई ना तो बंदरबाट है, ना हमारे यहाँ पर बीजेपी की तरह विद्रोह भी नहीं है। देखिए, एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, नरेंद्र मोदी से बड़ा शक्तिशाली नेता भारतीय जनता पार्टी में आज की तारीख में नहीं है। उन्होंने हरियाणा में नायब सिंह सैनी का नाम डिक्लेयर कर दिया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होंगे। उसके बाद आपने भी जिक्र किया राव इंद्रजीत जी और खुद अनिल विज जी, दोनों ने कहा कि हम भी बन सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री डिक्लेयर करने के बाद, घोषित करने के बाद अनिल विज अगर ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री मैं भी बन सकता हूं, तो इसका मतलब अनिल विज, जिनको मैं खास तौर पे राजनीतिक तौर पे कमजोर व्यक्ति मानता था, ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने विद्रोह का झंडा उठा लिया है।
क्योंकि वो बिना सीआईडी के होम मिनिस्टर रहे थे, इसलिए मैं उनको कमजोर मानता था। आज तक हरियाणा के इतिहास में कोई होम मिनिस्टर बिना सीआईडी के नहीं रहा। अपन डिपार्टमेंट हो जाता अगर आपके पास सीआईडी नहीं है, क्या आप होम को क्या चलाओगे? तभी तो लैंड ऑर्डर का जनाजा निकला प्रदेश में। अनिल विज जैसा व्यक्ति भी अगर नरेंद्र मोदी के बयान के बाद यह कह देता कि मैं भी सीएम बन सकता हूं, यह नरेंद्र मोदी को सोचने पे मजबूर करने वाला बयान है। उनको सोचना चाहिए कि आप यूक्रेन और रूस के युद्ध की बात करते हैं। एक कहां भ्रमित हो रहे हो आप? आपको भरोसा नहीं है क्या अपनी सरकार बनने के संदर्भ में? जो आप संभावना देख रहे हो कि सैनी साहब बनेंगे, कि अनिल विज भी हो सकते हैं, कि इंद्रजीत भी हो सकते हैं, कितना गंभीर किस्म का सवाल था भाई। आप रावल साहब को आमंत्रित करने की बात कर रहे थे, हमने पूछ लिया भाई शपथ किसकी कराओगे? हुड्डा जी की? कौन से हुड्डा जी की? सीनियर की, जूनियर की, शैलजा जी की, सुरजेवाला जी की? आपने उसको उत्तर देना नहीं चाहा। अभी भी आपकी रावल साहब के साथ उम्मीद बनी हुई है क्या? क्या आपको लग रहा है कि जैसा एग्जिट पोल लोकसभा चुनाव में फेल हो गया, वैसे एग्जिट पोल हरियाणा का भी फेल होने वाला है, इसलिए रावल साहब के साथ में अपनी उम्मीद बनाए रखनी है? हम तो धरातल की रिपोर्ट के ऊपर बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। हमारी लगभग 67 से ऊपर की सीटें आएंगी। रिकॉर्ड टूटेगा 2005 का। ये कांग्रेस के नाम पर, कांग्रेस ही इस बार इस रिकॉर्ड को तोड़ने जा रही है। और 67 से ऊपर सीटों पे चुने गए विधायकों की राय पे कांग्रेस हाईकमान के आदेश से हरियाणा को मुख्यमंत्री मिलेंगे। सारे नेता एकजुट हैं। मैं रावल जी को ये द्वारा स्पष्ट करता हूं, हमारे यहां पर ऐसे विद्रोह नहीं है। क्योंकि अभी तक देखिए विधायक चुन के नहीं आए, रिजल्ट नहीं आया। द्विवेदी जी, एक सेकंड की बात है, अभी तक ना हाईकमान ने हमारे चुने गए विधायकों की मीटिंग ली। जो भी सीएम बनना चाहते हैं तो अपना विचार प्रकट कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर किसी ने डिक्लेयर नहीं किया कि हुड्डा साहब बनेंगे। अगर ये राहुल गांधी जी या खड़गे जी कह देते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री हुड्डा साहब होंगे, तो अगर फिर कोई नेता ये कहता है कि नहीं मैं भी हो सकता हूं, तो देखना मीडिया में कैसे सुर्खियां बनती जी, ये तो खड़गे जी के, राहुल जी के आदेश की पालना नहीं की गई। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नायब सिंह सैनी के घोषित करने के बाद अगर अनिल विज कहता है मैं भी मुख्यमंत्री हो सकता हूं, तो ये खबर जो है ये पताल में चली गई। मैं तो आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप इसके ऊपर जरूर प्रकाश डालेंगे और मेरे साथी को जरूर इस बारे में अपडेट करेंगे। मैंने तो शुरुआत इस बात से की भाई राव इंद्रजीत और अनिल विज करते हैं, के साथ में रहे। उनको तो अनिल विज ने आंखें दिखा दी। जो पाकिस्तान को लाल आंख दिखाने की बात करते थे, चाइना को, उनको तो अनिल विज ने आंखें दिखा दी। जो अनिल विज ठीक से अंबाला के बस अड्डे की सफाई भी नहीं करा पाया। 10 साल में होम मिनिस्टर रहते हुए सबसे गंदा सिटी है अंबाला। वो अदना सा नेता नरेंद्र मोदी को आंखें दिखा रहा है। इसका मतलब नरेंद्र मोदी की जो छवि, जो नैरेटिव इन्होंने बनाया था, ये शक्तिशाली नेता है, उसका इन्होंने, अनिल विज ने तो जुलूस निकाल दिया कि नरेंद्र मोदी तो कोई नेता है ही नहीं, ये तो केजरीवाल से भी कमजोर है, जिसको अनिल विज आंख दिखा रहा है। तो कुल मिलाकर रावल साहब बहुत आश्वस्त हैं। एग्जिट पोल को दोनों नेता खारिज कर रहे हैं। विधु रावल जी तो पहले ही खारिज कर दिए, एग्जिट पोल जो है नैरेटिव सेट होने के कारण से ऐसा आया हुआ है। और सुरेश रोड जी इस रूप में खारिज कर रहे हैं कि कहां 57 सीटों पे हमें रोक रहे हो, हम 67 क्रॉस करने जा रहे हैं। पर इन सब के बीच में वरिष्ठ पत्रकार अजयदीप लाठर जी मेरे साथ में है। लाठर साहब, एग्जिट पोल की शुरुआत बदलाव की हवा के साथ है, क्या आप इस एग्जिट पोल के साथ हैं? वाकई हरियाणा का मन बदलाव का है या भ्रमित हैं ये एग्जिट पोल करने वाले लोग? कांटे का मुकाबला है, भाजपा के बने रहने की संभावना है, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए डॉक्टर साहब, जो वोटिंग का पैटर्न जो आज सुबह से शुरू हुआ था, उसे देखते हुए साफ है कि ये एग्जिट पोल कहीं ना कहीं सही साबित होने जा रहे हैं जी। ग्राउंड पे, धरातल पे जो पैटर्न नजर आया, खास तौर पे ग्रामीण हलकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग का पैटर्न एकदम सुबह से बमबारी वाला था। 11 बजे तक बहुत तेज स्पीड थी, दिन में धूप थी, कुछ कम आया, उसके बाद फिर 4 बजे के बाद फिर तेजी से परसेंटेज बढ़ा वोटिंग का। तो वो जो चीजें धरातल पे महसूस की, वो कहीं ना कहीं यही इशारा करती हैं कि इस बार थोड़ा सा लोगों के दिल में, दिमाग में भाजपा के खिलाफ एक माहौल था और वो उन्होंने अपना जो वोट परसेंटेज बढ़ा है 2019 के मुकाबले, तो वो भी कहीं ना कहीं इसीलिए बढ़ा है कि भाई इस बार वो भाजपा से छुटकारा चाहते हैं या भाजपा की सरकार से वो नाराज है। और एक चीज और सामने आई लोगों के बीच में, लोग इस चुनाव में
एकदम हरियाणा में ये मान के मतदान करते हुए नजर आए कि हमें हरियाणा की सरकार बनानी है, हमें ऊपर की केंद्र सरकार से कोई मतलब नहीं है, हमारी यहाँ की जो सरकार है हमें वो बनानी है और इसलिए हम भाजपा से मुक्ति चाहते हैं जी। कुछ मुद्दे थे, मैं 5 बड़े मुद्दे मानता हूं जो जनता के बीच में बड़े तेजी से फैले थे। लोगों ने उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ही मतदान किया। शहरी इलाकों में भी अलग अलग जगह मतदान के बाद लोगों से बातचीत हुई और ग्रामीण क्षेत्रों में भी बातचीत हुई। मैं आपको बताऊं कि आज मैं करीब 6 जिलों के हिस्से मैंने कवर किए, तो उनमें जो देखने में आया, जो महसूस किया, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं ऐसी थी कि लोग बीजेपी के कुछ ऐसे काम या बीजेपी सरकार के, हरियाणा सरकार के कुछ ऐसे काम जिनसे वो नाराज थे और वो नाराजगी उन्होंने मत के जरिए अपनी जाहिर की है। हालांकि फाइनल नतीजे क्या है वो तो 8 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन शुरुआती जो ग्राउंड पे जो चीजें नजर आई उसमें हाँ, बीजेपी के खिलाफ एक करंट मैंने जरूर महसूस किया और लोग भी खुल के मतदान जो बढ़ रहा है प्रतिशत, शायद वो उसी की वजह है, ऐसा मेरा मानना है। वो बताइए कि ये नायब सैनी लगातार बता रहे थे कि उन्होंने 56 दिन में कमाल का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके काम किया है, इसका कोई असर नहीं हुआ क्या? जो बदलाव किया पार्टी ने खट्टर साहब की जगह पे नायब सैनी को लाने का, इसका भी कोई रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिला? नहीं डॉक्टर साहब, मेरे को खट्टर साहब की जगह नायब सिंह सैनी के आने का परिणाम देखने को नहीं मिला, पॉजिटिव परिणाम देखने को नहीं मिला। दूसरा, मैंने तो एक चीज और महसूस की, 56 दिन में जो काम किए उसकी बजाय उस 56 दिन में जो यूटर्न किए, जो यूटर्न लिए, जो नायब सिंह सैनी ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने जो फैसले लिए थे और उनमें से काफी फैसलों को वापस लिया, उनका वो यूटर्न जरूर लोगों की जुबान पर थे कि देखिए ये चुनाव से पहले इसलिए यूटर्न लिए गए ताकि फिर से सरकार बना लें, और लोगों ने केवल इसलिए कि भाई नहीं, हमें अब जो है जब भुगती हैं वो चीजें तो अब फिर हम मौका नहीं देंगे, वो मौका देने के मूड में मुझे नहीं नजर आया। वो मौका देने के मूड में नहीं है। तो कुल मिलाकर अभी की जो कहानी है वो कहानी ये है कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा से विदाई और कांग्रेस की सत्ता में आमद, ये प्रारंभिक एग्जिट पोल के रुझान बता रहे हैं। पर ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। एग्जैक्ट पोल तो हम 8 तारीख को ही बता पाएंगे, लेकिन प्रारंभिक रुझान ये है। पर अभी अन्य एजेंसी के भी रुझान हमारे पास आना शेष है। पर यह समय है, इस समय एक छोटे से ब्रेक का, तो ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर विदु रावल और सुरेश रोड दोनों जी का धन्यवाद जो आप हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बने। अजय दीप लाठर जी हमारे साथ बने रहेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं और नए अपडेट के साथ आपसे बात करते हैं। रिसर्च और एबीपी के द्वारा कराया गया था, जिसके अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी की विदाई और कांग्रेस के आगमन की आहट स्पष्ट तौर पर सुनाई दी थी। साथ ही साथ यह भी दिख रहा था कि तीसरी शक्तियों के लिए बहुत जगह इस बार हरियाणा के मतदाताओं के मन में इन सर्वे एजेंसियों को दिखाई नहीं दे रही है। अब हमारे पास में इस समय पे 4 एजेंसियों के रुझान एग्जिट पोल के संदर्भ में सामने है। सबसे पहले जो हमने बताया था आपको, वो ध्रुव रिसर्च के संदर्भ में हमने बताया था, पर अभी जो मेरे पास में आंकड़े हैं उसमें CNN 24 का हमारे पास में जो आंकड़ा है वो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 21 सीटें जीत पाने में कामयाब रहेगी। वहीं कांग्रेस 59 सीट्स जीतने की स्थिति में है। अन्य के संदर्भ में 10 सीटों की गुंजाइश है। इस अन्य में इंडिपेंडेंट भी हैं, इनेलो भी है, जजबा भी है, और भी जो कुछ भी है वो सब इस 10 सीटों में सिमट जाने वाला है। रिपब्लिक और मैट्रिक्स का जो सर्वे है वो सर्वे भी कमोबेश इसी रुझान को जाहिर कर रहा है, जो भाजपा के संदर्भ में 18 से 24 सीटों का रुझान दे रहा है, कांग्रेस के संदर्भ में 55 से 62 है, अन्य के संदर्भ में 2 से 5 है। और एक जो सर्वे हमारे पास में वो है पीपुल्स पल्स का, जो 20 से 32 सीटों पर भाजपा को खड़ा करता है, 49 से 61 सीटों पर कांग्रेस को खड़ा करता है और अन्य को 0 से 5 सीटों पर करता है। तो अगर इस रुझान के संदर्भ में हम आकलन पर जाएं
तो सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। और वो स्पष्ट बहुमत 46, 47, 48 सीटों का नहीं, बल्कि 50 प्लस सीट का है, बल्कि थोड़ी उदारता पे जाना चाहें तो 55 प्लस का है। वहीं भारतीय जनता पार्टी एक शर्मनाक प्रदर्शन की ओर रुख करते हुए इस एग्जिट पोल में दिख रही है। पिछले चुनाव में 40 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी उससे आधी सीटों पर खड़ी दिखाई दे रही है, यानी 20 सीटों के आसपास भाजपा की मौजूदगी दिख रही है। इस परिदृश्य के बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के पितामह समझे जाने वाले रामविलास शर्मा जी हैं। रामविलास शर्मा अनगिनत बार मंत्री रहे, अनगिनत बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, लेकिन इस बार रामविलास शर्मा प्रत्याशी के तौर पर मैदान में नहीं दिखे। अब जो एग्जिट पोल दिखाई दे रहा है, रामविलास शर्मा जी पार्टी नेतृत्व के कितने आभारी हो कि ऐसी खिलाफत की हवा में आप प्रत्याशी बनने से बच गए। क्या कहते हो रामविलास जी? मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपके चैनल पे धन्यवाद देता हूं कि आपने हरियाणा की महान जनता जन्मदिन रामविलास जी, आपकी आवाज मुझे साफ तरीके से नहीं आ रही है। मैं आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुभाष बत्रा जी जुड़े हुए हैं। सुभाष बत्रा जी के इस रुझान पर पहली प्रतिक्रिया को सुनने की कोशिश करते हैं। जी सुभाष जी, क्या कहना है आपका इस रुझान पर? ये कांग्रेस पूरा तरफ जा रही और सभी चैनल यही हमें नेटवर्क के स्तर पर थोड़ी सी दिक्कत जा रही है। हम दोबारा से अपने अतिथियों से जुड़ने की कोशिश करें, लेकिन उससे पहले अपडेट के संदर्भ में अगर जाते हैं तो कुल मिलाकर हरियाणा के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खबर सुनाई नहीं दे रही है। एग्जिट पोल सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को 10 साल बाद सत्ता से बाहर होने का इशारा कर रहे हैं। इशारा भी क्या कर रहे हैं, चीख चीख कर बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर जा रही है। और उतने ही जोर शोर से ये एग्जिट पोल जताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, तो जम्मू कश्मीर से भी खबर चौंकाने वाली है। हमारे पास इस समय पर सी वोटर आज तक का सर्वे सामने है और वो सी वोटर्स और आज तक का सर्वे कुल जमा ये बता रहा है जम्मू कश्मीर की 90 सीटों के संदर्भ में कि 40 से 48 सीटों के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठबंधन सीटें जीतने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो अकेले चुनाव लड़ रही है वो बेहतर प्रदर्शन कर रही है अगर पिछली बार की तुलना में बात करें, पर सत्ता से दूर है। भारतीय जनता पार्टी को 27 से 32 सीट जीतने की उम्मीद है। वहीं पीडीपी, जिसके साथ पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई थी, सबसे बड़े राजनीतिक के तौर पर पीडीपी दिखाई दी थी, वो पीडीपी कुल जमा 6 से 12 सीटों के बीच दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर कहानी बहुत स्पष्ट तौर पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों ही जगह शिकस्त मिलते हुए
दिखाई दे रही है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर बात करने के लिए मेरे साथ में अजयदीप लाठर जी हैं। लाठर साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया। कोई एक चैनल, कोई एक एजेंसी नहीं, सभी चैनल, सभी एजेंसी कमोबेश इस विचार, इस आकलन के साथ हैं कि अब हरियाणा में बदलाव तय है। आपकी प्रतिक्रिया। तो रामविलास शर्मा जी वापस हमारे साथ जुड़े हैं। रामविलास जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? रामविलास जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है हिमांशु जी, मोबाइल पर आ रही है। जी रामविलास जी, तो आपकी प्रतिक्रिया। आपसे मैंने पूछा था कितने आभारी हैं आप पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के कि ऐसी खिलाफत की हवा में आपको प्रत्याशी बनने से बचा लिया। क्या कहते हैं आप, जैसा एग्जिट पोल दिखाई दे रहा है? देखिए हिमांशु जी, ये जो एग्जिट पोल है ये कई बार सही साबित होता है, कई बार ये बिल्कुल गलत भी साबित होता है। पर मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि हरियाणा में नरेंद्र भाई मोदी आज भी राष्ट्रीय स्तर पर उनके प्रति लोगों का एक भरोसा है। और हरियाणा का जो मतदाता है, हिमांशु जी आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप तो बहुत जिज्ञासु पत्रकार हैं, आप लोगों की भावनाओं को समझने में मैं कहूँगा सबसे एक्सपर्ट पत्रकार हैं। हरियाणा के मतदाता का जो झुकाव है, आपने खुद ही माना कि भाई लास्ट तक भी कोई भी हरियाणा के मानस का जो फैसला है, आखिरी 3-4 दिन में हरियाणा का मिजाज बदला है। हरियाणा के मतदाता ने, हरियाणा सेना में लगभग 11% हमारी भागीदारी है। हम आली पाली हैं, हम गांव गरीब किसान हो सकते हैं, पर राजनीतिक निर्णय हरियाणा बहुत सही लेता है। और मैं ये जो आपका जो कांग्रेस के लोग उछल कूद कर रहे हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। चुनाव परिणाम 8 को आएंगे, आप देखेंगे कि कांटे की टक्कर रही है। कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसमें प्राण नहीं है और कांग्रेस के संगठन में जान नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ रामविलास जी, ना कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व में प्राण है और ना राज्य के नेतृत्व में जान है, इसके बावजूद भी कांटे का मुकाबला रामविलास शर्मा भी मान रहे हैं, जिनमें प्राण नहीं, जिनमें जान नहीं। और आप तो इधर भी सरकार में और इधर भी सरकार में, तो अभी मुकाबला कांटे का कैसा हो गया? क्या गुल खिलाया जो ये नौबत आ गई? देखिए हिमांशु जी, आप 1977 से देख लीजिए, हरियाणा का मानस बहुत समझदारी से राजनीतिक निर्णय करता है। और हरियाणा का हमारा गांव का जो आदमी है जी, वो 24 घंटे पहले निर्णय लेता है जी। और जिसकी दिल्ली में सरकार होती है ना जी, हरियाणा के लोग उसके साथ रहना पसंद करते हैं जी। तो इसलिए मेरा अनुमान है कि आप 8 तारीख को देखेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस का कांटे की टक्कर है, परंतु बाद में नरेंद्र भाई मोदी 4 जनसभाएं पलवल में किया, गोहाना में किया, हिसार में किया, कुरुक्षेत्र में किया। अमित भाई शाह लगभग 10 जनसभाओं में आए। योगी आदित्यनाथ का एक अपना अलग अंदाज है,
हिम्मत बिस्वा शर्मा का अपना अलग अंदाज है, ठाकुर राजनाथ सिंह जी सफलतम रक्षा। अरे रामविलास शर्मा जी, थोड़ा आप आंकड़ों की तरफ देखो। हमने देखो पहले 4 एजेंसियों के सर्वे बताए थे जो बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई और कांग्रेस के आगमन की आहट सुनाई दे रही है। अब हमारे पास में 3 और एजेंसी के आंकड़े आ गए हैं। डेटांश और रेड माइक वो भारतीय जनता पार्टी को 20 से 25 सीट दे रहा है और कांग्रेस को 50 से 55 सीट, अन्य के खाते में 0 से 4। मनी कंट्रोल बड़ा महत्वपूर्ण वेबसाइट है, वो भारतीय जनता पार्टी को 24 सीट दे रहा है और कांग्रेस को 58 सीट दे रहा है। अन्य को 6 सीट का आकलन इस वेबसाइट का है। इंडिया टुडे ये 21 सीट दे रहा है बीजेपी को और 59 सीट दे रहा है कांग्रेस को, अन्य को 2 से 6। कोई भी आपको मुकाबले तक में महसूस नहीं कर रहा रामविलास शर्मा जी। रामविलास शर्मा को पार्टी ने प्रत्याशी नहीं बनाया। हरियाणा की जनता इससे इतनी ज्यादा नाराज हो गई कि सब लोग थे, फिर भी ऐसा रुझान दिख रहा है। क्या कहते हो रामविलास जी? पार्टी को बहुत भारी पड़ रहा है आपको प्रत्याशी ना बनाना, आपका मैदान में ना होना पार्टी को बड़ा नुकसान कर गया। देखिए, कई बार हिमांशु जी जैसे पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने जी संघ की स्थापना किया विजयदशमी 1925 में जी, और उन्होंने बहुत मंत्रणा करके कि भाई व्यक्ति है, व्यक्ति कभी भी सही गलत फैसले ले सकता है, इसलिए गुरु के स्थान पर भगवा ध्वज को रखा उन्होंने जी। और वो मुझे सौभाग्य है कि उस संगठन का मैं स्वयंसेवक हूँ, प्रचारक रहने का सौभाग्य मिला। गुरुजी परम पूजनीय माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी के चरणों में बैठने का मुझे सौभाग्य मिला। तो ये राजनीति में कब कौन क्या कह देगा, कब कौन क्या गलती कर देगा, आकलन की जो समीक्षा की गलतियां व्यक्ति से होती रहती हैं। परंतु मैं आपको, हिमांशु जी आप मेरे भाई हैं, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, मैं बिहार की गया जेल से छूट के आया 22 महीने के बाद, तो श्रीमान वाजपेयी जी 6 रायसीना रोड पर रहते थे और उन्होंने गले से लगाया और उन्होंने एक कविता बोली, हार नहीं मानूंगा, राड़ नहीं ठानूंगा, दीपक नया जलाता हूँ, गीत नया गाता। तो ये राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। एक समय 77 का भी हमने देखा, 87 का भी देखा, और जो हरियाणा की तो मान लिया ना आपने, उतार आ गया है, या अभी भी आप टिके अपनी बात पर? नहीं, सरकार 8 तारीख को हम ही बनाने जा रहे हैं। बहुत जल्द हमें राज्य का दर्जा हमें वापस मिलेगा। अब वो दौर नहीं रहा। लीडर ऑफ ऑपोजिशन के 100 दिन पूरे हुए और आपने देखा कि उन 100 दिनों में भी इनकी मनमानियां नहीं चलने दी। स्टेट फूड हमें वापस चाहिए और हम उसे लेके रहेंगे। वो हमारा हक है जिसे इन्होंने छीना है, जिसपे इन्होंने डाका डाला है। इनकी अब जवाबदेही और जोर से हो जाएगी और मुझे लगता है कि कांग्रेस और बाकी जो इंडिया अलायंस है वो इन्हें मजबूर कर देगी केंद्र के अंदर भी कि बहुत जल्द हम राज्य का दर्जा वापस ले पाए। उससे भी ज्यादा मुझे ये लगता है कि बहुत जल्द अब केंद्र में बैठी सरकार डगमगाने लगी है और डगमगा जाएगी और प्रधानमंत्री अब हमारी इंडिया अलायंस के राहुल गांधी जी होंगे। तो फिर तो कोई, मुझे लगता है कोई दरवाजे रुकेंगे नहीं हमारे लिए। कुल मिला के जम्मू कश्मीर में सत्ता में आने की आहट के साथ राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना भी नम्रता जी देख रही है। पर रजनी सेठी जी, इन रुझानों से कितनी निराश हैं ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तमाम क्रांतिकारी फैसले लेने के बाद भी एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के आसपास भी नहीं दिखा रहे। रजनी जी, कितनी निराश हैं आज आप इन एग्जिट पोल के रुझानों को देखकर? हरियाणा हाथ से जा रहा है और जम्मू कश्मीर हाथ नहीं आ रहा है, कितनी परेशान है आप? जम्मू कश्मीर की बात करूं तो मैं नम्रता जी की बात को कंटिन्यू करूंगी कि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। हमें जम्मू कश्मीर की जनता पर पूरा विश्वास है कि उन्होंने भाजपा के ऊपर विश्वास जताकर इस बार भाजपा को जम्मू कश्मीर की सरकार का जो चाबी है वो उनके हाथ में रखी हुई है। वेट करना चाहिए 8 तारीख का। मुझे लगता है नम्रता जी इस समय बड़ी एक्साइटेड हैं एग्जिट पोल को देखकर ही। अभी एग्जैक्ट पोल का भी वेट नहीं कर रही और प्रधानमंत्री भी घोषित कर दिया राहुल गांधी को उन्होंने। ये उत्सुकता दिखा रही है कि कांग्रेस किस
तरीके से हताश है, निराश है कि राहुल गांधी किसी तरीके से प्रधानमंत्री बन जाए, जो लगातार पिछले 10 सालों से कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी को हटाकर तीसरी बार इस बार कोशिश की थी उन्होंने फिर से प्रधानमंत्री बनने की, मगर जम्मू कश्मीर के चुनाव का प्रधानमंत्री बनने के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जम्मू कश्मीर का चुनाव एक अलग चुनाव है जो 10 साल बाद हो रहा है। लोग चाहते हैं कि भाजपा की यहाँ पर हुकूमत आए, ताकि जो पिछले परिवारों ने यहाँ एनसी हो चाहे कांग्रेस हो या पीडीपी हो, जो जनता के साथ उन्होंने अन्याय किया था, कहीं ना कहीं हिसाब देने का समय लोग चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि इंतजार करें 8 अक्टूबर का। लोगों ने निर्णय कर लिया हुआ है, इस बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो बनेगी वो भाजपा की बनने जा रही है। अच्छा रजनी जी, आपको इतना भरोसा है और जनता ने तय कर लिया है, जनता का मन बन गया है, ये एजेंसियां इस मन को पढ़ क्यों नहीं पाई जिन्होंने ये एग्जिट पोल किया है? कहाँ चूक गई ये एजेंसियां जो लोगों के मन में भाजपा इतनी रची बसी थी? क्या कहती है आप इस पर? नहीं, देखिए, एजेंसीज का काम अपना है। पार्टी के वर्कर होने के नाते हम लोग लोगों से मिलते हैं, लोगों से, वोटर्स से बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग उसको आपसे अच्छे से जांच पाते हैं कि लोगों की मंशा क्या है। तो इस बार जो जम्मू कश्मीर की जनता है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की, तो जम्मू की जनता टोटली खिलाफ। देखो, आप लोग कितना अच्छा मन को पढ़ पाते हो, ये तो हमने 4 महीने पहले लोकसभा चुनाव में भी देखा। आपने तो मन पढ़ के बताया था 400 पार करने वाले हो आप लोग, 240 पर रह गए थे आप। तो आपका मन के पड़े हुए पे तो भरोसा करने का बहुत मन नहीं कर रहा है। तो भाई साहब, तीसरी बार प्रधानमंत्री अगर कोई केंद्र में बना है तो वो भाजपा का बना है। कांग्रेस ने लगातार कोशिश की, वो कहीं 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए, ये भी रियलिटी है। एजेंसीज के अकॉर्डिंग क्या हुआ, सर्वे आप लोग अलग अलग दिखा रहे थे, कहीं पे आप लोग 300 क्रॉस करवा रहे थे, कहीं 350 क्रॉस करवा रहे थे, ये आपकी एजेंसीज ही बोल रही थी। वो एग्जैक्ट पोल नहीं निकला, एग्जिट पोल ही निकला था। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की जनता जो सोच रही है इस बार, वो कांग्रेस को तो जम्मू से खत्म करना चाहती ही है। जम्मू में कांग्रेस का जनाधार वैसे टोटली खत्म है। आप लोगों ने देखा कैंपेनिंग का भी उनका किस तरीके का पूरा प्रचार रहा, कहीं भी जम्मू में वो कांग्रेस नहीं दिख रही। अब एनसी के साथ मिलकर वो ये स्टैंड भी क्लियर नहीं कर पाई कि 370 के ऊपर उनका क्या स्टैंड है। लोग समझ रहे हैं कि कांग्रेस की मंशा क्या है, सिर्फ कुर्सी पाने के लिए वो इस समय ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मगर असलियत में उनका चेहरा कैसा है वो जम्मू की जनता जानती है। अच्छा, जब जम्मू कश्मीर की जनता आपको सत्ता में लाने के लिए इतनी लालायित थी, आपके हाथों अपनी बागडोर सौंपने के लिए इतनी व्याकुल थी रजनी जी, तो आप लोग सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का हौसला क्यों नहीं कर पाए? क्यों 28 सीटें ऐसी रही जिसमें भाजपा अपना प्रत्याशी तक नहीं दे पाई? थोड़ा इसमें बताइए। देखिए, मैं आपसे वही बात कर रही हूँ कि जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, केंद्र के नेतृत्व में ये चुनाव हो रहा है और अलग अलग चीजों को देखा जा रहा है। मुझे लगता है कि केंद्र बड़े अच्छे तरीके से समझ रहा है कि हमें मेजॉरिटी में कितनी सीट लानी है, सरकार बनाने के लिए कितनी सीटों की जरूरत है। इस बार इंडिपेंडेंट भी बड़े खुले तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। जो लाइक माइंडेड लोग होंगे हमारे, जिनका माइंडसेट हमारी आइडियोलॉजी के साथ मेल खाएगा, उनके साथ जाकर हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे। इफेक्ट ये कर रहा है कि सरकार किसकी बनने जा रही है। आप बहुत मंजी हुई राजनेता है, बहुत विदुषी प्रवक्ता है, आप इस बात को कतई गंभीरता से लेना नहीं चाहते कि 90 में से 28 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का भी हौसला आपने किए? ये छोटी बात है। इस बात को जनता ने समझाना ही होगा। इस बात के कोई मायने नहीं है। क्या ये अपने आप में जाहिर नहीं करता है कि पार्टी पूरे प्रदेश के स्तर पर विश्वास जीत पाने में नाकाम है, इसीलिए 28 सीटों पर प्रत्याशी तक नहीं दे पाई? वोट की तो बात दूसरी है, आप प्रत्याशी तक नहीं दे पाए, इसको लेकर आपके मन में कोई मलाल नहीं है? इतनी लंबी अवधि आपको स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए मिली, उपराज्यपाल के रूप में शासन रहा, उसके बाद अंतिम परिणति यह है कि 28 सीटों पर आप प्रत्याशी तक नहीं दिए। इसको गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए? देखिए, हमारे लिए हर चुनाव बड़ी गंभीरता से हम लोग लेते भी हैं। आप लोगों ने देखा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी खुद यहाँ पर जम्मू कश्मीर में इस चुनाव की बागडोर संभाल रहे थे। हमारे गृह मंत्री जी इस चुनाव को देख रहे थे। हमारे लिए जम्मू कश्मीर का चुनाव और अलग अलग प्रदेशों का चुनाव, हम हर चुनाव गंभीरता से लेते हैं। इस बार चुनाव जो है जम्मू कश्मीर की जनता को डिसाइड करना है कि किस पार्टी को वो लाना चाहते हैं। क्या उन्हीं परिवारों को दोबारा लाएंगे जिन्होंने जम्मू कश्मीर में लोगों का खून बहाया, और कि उसी पार्टी को लाएंगे जो भाजपा उनके लिए विकास का काम कर रही है, उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम कर रही है, वहां के युवाओं के हाथों से गन्स छिनवा रही है। तो मुझे लगता है कि जनता कश्मीर की भी इस बार डिसाइड करेगी
कि कौन सी पार्टी को वो वोट देने जा रही है। कौन सी पार्टी को वोट देने जा रही है, रजनी जी का कहना है। लेकिन मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र भाटिया जी जुड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के रुझान सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर दिखा रहे हैं। देश की राजनीति पर इसके प्रभाव को कैसा देखते हैं भाटिया साहब? क्या बदलेगा देश की सियासत में इससे? ऐसा जी, निश्चित रूप से जो 2 राज्यों के चुनाव परिणाम है, अगर इसके बाद महाराष्ट्र के भी चुनाव परिणाम इसी प्रकार आए तो जो लोग ये कहते हैं भी मोदी जी बीच में हटा दिए जाएंगे, मैं उससे तो सहमत नहीं हूं। लेकिन मोदी जी के लिए चैलेंज बढ़ जाएगा। जिस ढंग से अभी 4 महीने में जो पहले मोदी जी के 2 रजीम गए थे, उन रजीम में जिस ढंग से बेलगाम घोड़े थे भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में और राज्यों में, वो घोड़ों पे लगाम लगेगी, विपक्ष मजबूत होगा। लोकतंत्र के लिए ये अच्छी बात है। और एक जो थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी में यह भी लगता था कि कांग्रेस पार्टी कभी वापसी नहीं कर सकती, कांग्रेस पार्टी का रास्ता धीरे धीरे बनने लगा है। राहुल गांधी अब धीरे धीरे, जिसको भारतीय जनता पार्टी के वार रूम ने पप्पू बनाने की कोशिश की है, वो जन नेता के रूप में उनकी छवि उभरने लगी है। और वो निश्चित रूप से अगले कुछ वर्षों में अगर 1 दर्जन राज्यों में कांग्रेस पार्टी जो राज्यों में आ जाती है तो वही हालात होगी जो 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी की थी। और कांग्रेस पार्टी रिवाइव करने जा रही है हरियाणा के चुनाव से, जम्मू कश्मीर के चुनाव से, और जो महाराष्ट्र से संकेत आ रहे हैं। महाराष्ट्र बड़ा राज्य है, महाराष्ट्र बड़ा राज्य है। और महाराष्ट्र में जो खेल खेला गया था, भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से उस सरकार को गिरा के दोनों पार्टियों में विघटन किया, अपने साथ लेके आए। हरियाणा में जिस ढंग से खिलाड़ियों के साथ अग्निवीर लेके आए, किसानों के साथ, मराठों की और जाटों की डीएनए लगभग एक जैसा है। और वो भी मराठे भी, मैं वहां जब संसदीय चुनाव में कुछ मेरे मित्रों से नागपुर और मुंबई बात कर रहा था, तो कोई भी आपके जो बड़े चैनल है, कोई नहीं कहता था भी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी 20 से कम सीटों पर रह जाएगी। लेकिन धरातल पे काम करने वाले जो जर्नलिस्ट थे वो कह रहे थे इस बार सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को, जो पहले उन 48 में से 41 सीटें लेके आए थे, शायद वो, अगर मैं सही हूं तो 19 सीटों पे पहुंच गए। हरियाणा में आपका जो एग्जिट पोल ये दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, मैंने आज से 1 साल पहले से कहना चालू कर दिया था कि ये जो सीटें आने वाली हैं वो 60 से ऊपर आएंगी। अरे भाटिया साहब, एक बात बताइए, अभी 4 महीने पहले लोकसभा चुनाव हुआ, सारे एग्जिट पोल धराशायी हो गए। कोई भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटों के पास पहुंचा रहा था, कोई 360 पे ला रहा था, कोई 330 पे ला रहा था, और कुल जमा भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर रह गई। हरियाणा के संदर्भ में भी बात करें तो 2019 के चुनाव के समय टाइम्स नाउ 71 सीटें दे रहा था भाजपा को, जन की बात 57 सीट, न्यूज एक्ट 77 सीट, ऐसे आंकड़े थे। भाजपा 40 सीटों पर रह गई। इसके बावजूद भी हम आज के इस एग्जिट पोल को इतनी गंभीरता से क्यों लेना चाहते हैं? थोड़ा इस विषय पर रोशनी दीजिए ना, कि हमने मान लिया कि हाँ यही होने वाला है, ऐसी क्या आतुरता? एक चैनल का नाम नहीं लेना चाहूंगा, 83 सीट नेशनल चैनल जी, 19 में 83 सीट दिखाई गई थी भारतीय जनता पार्टी की जी, और 4 सीट दिखाई गई थी कांग्रेस की, जिनकी 31 आई, उनकी 40 आई। आप 2019 के रिजल्ट को देख लो और 24 के रिजल्ट को देख लो, मैं 1 मिनट में आपको समझा देता हूं भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें आएंगी। राष्ट्रवाद पे सवार होकर जब 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, 79 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती। और जब मनोहर लाल जी के काम को आकलन किया गया
भारतीय जनता पार्टी के राज्य के काम का आकलन किया गया तो वो 40 पे इसलिए आ गई क्योंकि कांग्रेस हतोत्साहित थी। कांग्रेस के प्रभारी गुलाम नबी आजाद और हुड्डा साहब और उस समय की अध्यक्ष कुमारी शैलजा सभी ये कह रहे थे हमारी 10-12 सीटें आएंगी, 15 से ज्यादा नहीं आएंगी। तब भी 31 आई। अब मोदी जी के नाम से जब पूरे चैनलों ने 400 पार का, नेशनल चैनलों ने 400 पार का एक परसेप्शन बनाया तो 5 सीटें आई हरियाणा में, नहीं तो उससे भी कम हो सकती थी। दोस्तों 40 मैं हमारे मीडिया के जो चैनल्स हैं जी उनको श्रेय देना चाहूंगा तो 240 आई। अगर मीडिया वाले आकलन सही करते तो वो सीटें 200 के लगभग रह जाती। तो मीडिया ने 40 सीटें बीजेपी की बढ़ा दी इस आकलन के साथ में। भाटिया साहब हैं, लेकिन मैं नम्रता जी कुछ बीच में हस्तक्षेप पड़ जा रही है, एक बार नम्रता जी का हस्तक्षेप सुनते हैं। जी नम्रता जी। जी देखिए, मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि आज जिस तरह से हरियाणा में आप देख रहे हैं कि क्लीन स्वीप करने जा रही है कांग्रेस वहां पे जी, और एग्जिट पोल तो ये दिखा रहे हैं कि भाजपा आज एग्जिट हो गई है जी। मेरी बहन अभी कह रही थी और आपने भी कहा कि क्रांतिकारी फैसले हुए। जब भी हमारी यहाँ डिबेट होती थी तो मैं आपको कहती थी आप जिन्हें क्रांतिकारी कहते हैं मैं उनको जन विरोधी फैसले कहती हूँ। अब जन विरोधी फैसले लेके आप जनहित से आप जन का मत नहीं ले पाएंगे, तो वही हुआ है। और आज आप जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, एग्जिट पोल इससे मुझे लगता है कांग्रेस कहीं अच्छा अपना प्रदर्शन किया है हमने इन चुनावों में, और एनसी के साथ हम अपना आंकड़ा वो अचीव कर लेंगे कि जिससे हम सरकार बनाए। मैं मैडम से ये पूछना चाह रही थी आपके माध्यम से कि वो कह रही थी कि आज आपने उनसे पूछा कि 28 सीटों पे तो आप अपने प्रत्याशी नहीं खड़े कर पाए जी। आज लोकसभा में ये तीनों सीट्स पे अपने प्रत्याशी नहीं खड़े कर पाई थी और अब 28 सीटों पे ये प्रत्याशी नहीं खड़े कर पाए। ये किस तरह से वो आंकड़ा पाएंगी? और जिस तरह से अभी मैं भाटिया साहब को सुन रही थी बड़ा विस्तार पूर्वक, और मुझे बड़ा अच्छा लगा इनको सुन के, क्योंकि बड़ा आंकलन उन्होंने डीप, जिस तरह से आप कह रहे थे कि एक साइंटिफिक स्टडी करके इन्होंने पूरा आंकलन किया। आज की जो परिप्रेक्ष्य में मैं देख पा रही हूँ कि पूरा आज भारत के अंदर जिस तरह से इन्होंने विभिन्न पार्टियों को तोड़ा, आज रिजल्ट ये है कि लोग समझ पा रहे हैं कि ये क्या करना चाहते हैं, किस तरह से एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने डिफरेंट स्टेट्स के अंदर किए। तो आज एक भारत के अंदर एक विकल्प के रूप में जिस तरह से दोबारा से आज कांग्रेस को माना जा रहा है कि कांग्रेस का जो राज 2014 से पहले कांग्रेस ने अगर लोगों के लिए किया वो कहीं बेहतर था, ये मोदी का जो दौर था। हालांकि ये कहते हैं कि हम तीसरी बारी आए, लेकिन 200 सीट्स, बिल्कुल ठीक कहा कि 200 सीट्स ही थी, लेकिन वो 40 सीट्स पे जो हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने किस तरह से उसमें कई जगह हमने राइज देखा, उसमें तो अभी भी आप भी समझते हैं कि उसपे अभी भी एक शोध करने की जरूरत है कि वो कैसे जीती हैं। जहां हमारे जीते हुए प्रत्याशियों को हारा हुआ घोषित किया गया तो 200 से ज्यादा सीट्स नहीं थी इनकी। और आज अगर हम आंकलन करें जितनी तेजी से मोदी का ग्राफ नीचे, मोदी जी का ग्राफ नीचे गया है, पिछले लोकसभा चुनाव अभी 4 महीने पहले होते हैं और इन स्टेट्स में आज चुनाव होने जा रहे हैं, इतनी जल्दी ग्राफ भी किसी पार्टी का या किसी प्रधानमंत्री का नहीं गिरते हुए देखा होगा कि इमीडिएटली आफ्टर लोकसभा आज जो आप रुझान देख रहे हैं सारे स्टेट्स के अंदर वो इस तरह से बदलते हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आंकलन करने की आज भारतीय जनता पार्टी को जरूरत है कि जो जन विरोधी नीतियां होती हैं लोग उसमें बदलाव लाना चाहते हैं और लोग उन फैसलों को आज आपको नकार रहे हैं, तो आपके फैसले जो थे उनमें दोबारा आंकलन करने की जरूरत है। एक बात बताइए नम्रता जी, ये कितना डर आपके अंदर पैदा कर रहा है ये रुझान? क्योंकि अगर कांग्रेस को कुछ ठीक ठाक सीटें मिल भी जाती हैं तो कांग्रेस के नेताओं की सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर लड़ाई पार्टी को विभाजित कर देती है। हमने मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखा कमलनाथ और सिंधिया जी का द्वंद्व, छत्तीसगढ़ में देखा भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव का द्वंद्व, राजस्थान में देखा अशोक गहलोत और सचिन पायलट का द्वंद्व। कुल मिला के पार्टी पर्याप्त कीमत चुकाती है। ये हरियाणा के संदर्भ में अभी से आवाज उठ रही है, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच कौन भाजपा का साथ पकड़ लेगा कह नहीं सकते। कितना डरी हुई हैं आप इन रुझानों के बाद? बिल्कुल। आप मुझे एक बात बताइए कि जो भी एक लीडर होता है जो चुनाव लड़ता है, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है, उसकी अपनी एक अपेक्षाएं भी होती हैं कि कल मैं कहां पहुंचूंगा लोगों की सेवा करने के लिए। लेकिन वो विरोध इतना भी नहीं है कि वो पार्टी के बाहर से आपको सुनाई दे। लोग, मीडिया का काम भी है कुछ भांपना, तो भांपते हैं। लेकिन मैं आपको ये आज सचिन पायलट जिस तरह से एक बड़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं और हमने देखा कि हर जगह जाके जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया है, चाहे वो जम्मू कश्मीर के अंदर उनके 4 बार उनकी विजिट हुई, चाहे वो बाकी
स्टेट्स के अंदर, तो वो अपने आप में बताता है कि पार्टी यूनाइटेड है। हम किसी जगह हमारे आपस के क्या करें नम्रता जी, आप तो इतिहास को पलटना ही नहीं चाहती भाई। वो आपको गुड़गांव का रिसोर्ट क्यों नहीं याद आता जहां पर हमने सचिन पायलट को 29 विधायकों के साथ देखा था? आप क्यों नहीं देखना चाहती हैं कि अपनी ही अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठे हुए सचिन पायलट दिखाई देते थे? क्यों आपको दिखाई नहीं देता है कि टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में द्वंद्व छत्तीसगढ़ में क्या खेल दिखाता था? क्यों आपको दिखाई नहीं देता कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो राहुल गांधी के हम कदम हम साया हम सफर होते थे, वो इस समय भारतीय जनता पार्टी में प्रमुख भूमिका में है? डर लगता है शैलजा जी को लेकर, डर लगता है सुरजेवाला को लेकर, डर लगता है हुड्डा जी को लेकर। आपको डर नहीं लगता? सिवाय मोदी जी के और अमित शाह जी के, कैन यू टेक एनी अदर मंत्री की कोई होगा? इवन सीतारमन जी का भी कोई बयान आप उनको सीरियसली ले सकते हैं, बिकॉज शी कैन नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन हरसेल्फ, बिकॉज दे हैव दैट डेफिसिट। जो उनका लीडरशिप एक क्राइसिस है पार्टी के अंदर, वो तो सामने नजर आता है। तो बैंक के अंदर, लेकिन कांग्रेस के पास लीडर्स हैं, और लीडर्स भी ऐसे कि उस कद के लीडर्स हैं, कदावर लीडर्स हैं, those who have that foresightedness to see how to get good things for public. अब क्या बताएं नम्रता जी, तो ध्यान ही नहीं दे रही हमारे पास। हम तो उन्हें बारी बारी से बता रहे हैं कि देखो कांग्रेस के नेता कैसे भारतीय जनता पार्टी की फसल लहलहाने का काम करते हैं। वो हेमंत बिस्वा शर्मा भी बड़े नेता होते थे कांग्रेस के, आजकल भाजपा के बहुत बड़े पैरोकार हैं। पर हमारे साथ में इस समय शौकत चौधरी जी जुड़ गए पीडीपी की ओर से। शौकत जी, भाजपा के साथ सत्ता में बने रहने का नतीजा बहुत खराब आ रहा है। ये एग्जिट पोल के रुझान आपको कहीं मुकाबले में दिखा नहीं रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप इन रुझानों को लेकर? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये एग्जिट पोल हैं, नतीजे नहीं है जी। और पीडीपी लास्ट असेंबली में सबसे बड़ी जमात थी, और उम्मीद है कि लोगों ने हमें बहुत तावन किया होगा। और 8 तारीख को आप देखेंगे कि पीडीपी की जो सीट्स हैं वो इतनी होंगी कि जम्मू कश्मीर की लाइक माइंडेड पार्टीज जो सरकार बनाना चाहेंगी वो पीडीपी के बगैर नहीं बना पाएंगी। क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं, जहां मैं आपका ये देख रहा हूं जो एग्जिट पोल है, उसमें आप दिखा रहे हैं कि यहां तो हंग असेंबली जो है बनती हुई दिख रही है। ना तो बीजेपी के पास इतने नंबर्स है, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, ना कांग्रेस के पास है, और ना हमारे पास है आपके एग्जिट पोल के मुताबिक। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो बनने वाली है उसमें पीडीपी का बड़ा रोल होगा। कितनी सीट्स जो हैं वो हमें मिलने वाली हैं। अरे शौकत जी, एक बात बताओ, ये बात आपको दुखी नहीं कर रही? ये बात आपको निराश नहीं कर रही? ये बात आपको पीड़ा नहीं पहुंचा रही कि कहां आप पहले इंजन की भूमिका में थे, अब डिब्बा होने के लिए तड़फड़ा रहे हैं, व्याकुल हैं, इतने आ जाएंगे कि हम भी एक डिब्बा बने रहेंगे? क्या कहते हैं? देखिए, ये ताकत का सरचश्मा डेमोक्रेसी में ये पब्लिक है। लोग जिसको ताकत देते हैं, लोगों का फैसला सर आंखों पर होता है। लेकिन जो हमारा 2014 का फैसला था, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोग उस फैसले से कहीं ना कहीं उनकी जो उम्मीदें थी हमसे, शायद बीजेपी की वजह से या जो हमारी सरकार बनी उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों के जहन में एक बात है। और हम कोशिश करेंगे लोगों को उस पे कन्विंस करने की कि उस वक्त जो है वो हमने सरकार बनाने का फैसला जो है वो क्यों लिया। और हमें पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के लोग हमारी जो कारकर्दगी रही है, बिना 2014 के फैसले को अगर बाहर रखें तो हमारे अगेंस्ट कोई भी बात जो हो जम्मू कश्मीर के ना किसी दल के पास है, ना किसी इंडिविजुअल के पास है। तो उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमें बहुत अच्छा तावन दिया है और सीट्स भी आ जाएंगी। और जितनी सीट्स आएंगी, जो पब्लिक का फैसला होगा, वोटर्स का फैसला होगा, वो हमारी सर आंखों पर। तो कुल मिला के फैसला सर आंखों पर रहेगा। रजनीश सेठी जी मेरे साथ में है। तो रजनीश जी, क्या उम्मीद करें? कभी पीडीपी इंजन था और आप डिब्बे थे। इस बार पीडीपी को अपना डिब्बा बनाने के लिए कोई मानसिकता है, या आपने भी वैसे ही तौबा कर ली पीडीपी से, जैसे शौकत जी कह रहे हैं भाई बहुत बड़ी गलती हुई 2014 में जो हम भाजपा के साथ गए? क्या कहती हैं?
देखिए, पहले मैं नम्रता जी की बात का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा भाजपा को आंकलन करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को आंकलन करने की जरूरत है। इनकी अपनी पार्टी के दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर आजाद जी चले गए, क्यों चले गए ये भी पूछना पड़ेगा इनसे। इनके एक्स प्रेसिडेंट जो जम्मू कश्मीर के हैं, वो कहीं ना कहीं बयानबाजी इन्हीं के कोalition के पार्टनर के अगेंस्ट बनिहाल से करते हैं। उनसे कोई लगाम नहीं कसी इन्होंने। पहले इनको अपनी पार्टी की अंदरूनी कला को खत्म करना चाहिए, फिर हमारी पार्टी के ऊपर ये कटाक्ष कर सकती हैं। अब आए पीडीपी के भाई के जवाब दूं। पीडीपी का जो फैसला था, कहीं ना कहीं हम लोग, मुझे लगता है कि भाजपा और पीडीपी की जो सरकार बनी थी, जनता की अपेक्षाओं के अकॉर्डिंग बनी थी। यहाँ पर हमारी भाजपा की एमएलए ज्यादा थे जम्मू में और इनके कश्मीर में ज्यादा थे। अगर इनको लगता है कि इनकी गलती थी, वो मुझे लगता है कि इनको बड़ी जल्दी समझ आ गई कि इन्होंने गलती की थी भाजपा के साथ जुड़ के। मगर हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया काफी समय का कि पीडीपी के साथ जुड़ना हमारा बहुत बड़ा भूल थी। कहीं ना कहीं वहां की जनता, जम्मू की जनता या कश्मीर की जनता ने बहुत कुछ भुगता है। और खास तौर से जो राष्ट्रभक्त लोग थे, इनके साथ जुड़ने के बाद उनकी एक मानसिकता बनने लगी थी कि कहीं भाजपा भी उस राह पे तो नहीं चल रही जो पीडीपी ने एक्सेप्ट की है। तो मगर हमें ये सरकार से हाथ खींचना पड़ा ताकि ये बताने के लिए कि जो जम्मू कश्मीर है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रभक्तों का स्टेट है। तो ये बताने के लिए हमें सरकार वैल्यू नहीं रखती थी। हमने उस समय पीडीपी से हाथ खींचकर लोगों को दिखा दिया कि सरकार हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता, हम जनता के साथ है, हम राष्ट्रभक्त पार्टी है जो लगातार रहेगी। तो जो आपने एहसास करा दिया, तो अब की बार जरूरत पड़ने पर पीडीपी का समर्थन लेने के लिए आप तैयार हैं या पीडीपी आपको स्वीकार नहीं है? देखिए, हम लगातार यही बात कर रहे हैं। हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रहे हैं। वहां पे लाइक माइंडेड जो हमारी इंडिपेंडेंट्स होंगे, उनके साथ जुड़ के सरकार बनने की कोशिश होगी। तो ये केंद्र नेतृत्व तय करेगा किस तरीके से सरकार की रूपरेखा रहेगी, किस तरीके से हम उस फिगर को छू पाएंगे ताकि यहाँ पर हमारी मेजोरिटी की सरकार बने और बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो बीजेपी का मुख्यमंत्री के हालात तो कहीं दिख नहीं रहे, और पीडीपी के संदर्भ में आप क्या मानती है? एक देशद्रोही पार्टी है, और अगर ये देशद्रोही पार्टी है तो केंद्र में इतनी मजबूत सरकार होते हुए और इतना मजबूत नेतृत्व होते हुए ये पार्टी अस्तित्व में कैसी है? इसमें प्रतिबंध क्यों नहीं लगता? देखिए, जब 370 को हम लोगों ने खत्म किया, एब्रोगेट किया, तो कहीं ना कहीं यही पॉलिटिकल पार्टी थी जो लगातार बात कर रही थी कि अगर 370 को यहाँ हटाया तो भारत के झंडे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। इनकी अध्यक्षा कहती हैं कि 370 वापस आएगा तो तभी मैं चुनाव लड़ूंगी, मगर अपनी पार्टी की बिटिया को उन्होंने चुनाव लड़वा दिया। तो इनका डबल स्टैंडर्ड दिखाता है कि ये चुनाव के लिए, कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। रही बात देशद्रोही होने की, वो जनता इनको वोट के माध्यम से दिखा देगी। आप समझ रहे हैं कि जनता जनार्दन है। वोट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए वो अपना गुस्सा या प्यार दिखा सकेंगे। तो इंतजार करिए, 8 अक्टूबर को आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जनता विरोधी थी कि जनता हितैषी थी। जनता वोट के माध्यम से बता दी। जनता वोट के माध्यम से बता दी। शौकत जी को हस्तक्षेप पड़ जा रहा है, एक बार शौकत जी की बात होता है। जी शौकत जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हमने 2015 में सरकार बनाई थी, शायद मैडम को मालूम नहीं है कि हमने जो एजेंडा तैयार किया था उसमें अपने एजेंडे में जो चीजें रखी थी वो आपने एक्सेप्ट करी थी, तब सरकार बनी थी। तो वो चीजें अगर एक्सेप्ट करी थी तो आज आपकी इस बात की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है जो इल्जाम आप लगा रही हैं। जम्मू कश्मीर में 2002 में पहली मर्तबा पीडीपी की सरकार बनी थी और 2008 तक रही। उसके बाद 2015 में और फिर 2009 से लेकर 14 तक एक मजबूत अपोजिशन का रोल अदा किया है। तो आप ये कैसे कह सकती हैं कि पीडीपी जो है वो इस तरह की पार्टी है या उसका आइडियोलॉजी है वो बड़ा डिफरेंट है? तो आपने उस आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट किया था सरकार बनाते वक्त, तो आपको याद नहीं रहा, और आज आप सरकार से बाहर हैं जम्मू कश्मीर से। और आप याद रखिए, और ये मेरी बात रिकॉर्ड पे रखिए, कि आप जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में जो रिजल्ट 8 तारीख को आ रहे हैं उसमें आप जितनी पहले सीट्स आपने ली थी 2014 में, उससे कहीं कम सीटें आपको मिलेंगी और जम्मू के लोग आपको ये जो है ना जवाब इसका देंगे जो 5 साल में आपने। अरे शौकत जी, ये तो आपने बता दिया कि देखो रजनी सेठी जी की जो भारतीय जनता पार्टी है ना, वो 2014 के चुनाव में जितनी सीटें पाई थी उससे कम सीटें पाएगी। पर अपनी सीट के विषय में भी तो बताइए, आप 2014 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? आपकी खुद की हालत क्या होने वाली है, इस पर कोई आकलन है आपका, या सारी चिंता भाजपा और रजनी सेठी जी के संदर्भ में रखी है आपने? नहीं, देखिए, मैं पहले कह चुका हूं
कि डेमोक्रेसी में ताकत का सरचश्मा लोग होते हैं। लोग अगर हमें 20 सीटें दे देंगे, 25 दे देंगे या 10 सीटें दे देंगे तो लोगों का फैसला है ना ये। और मैंने पहले ही बड़े डिटेल में कहा है कि लोगों के जहन में शायद 2015 का फैसला जो है वो लोगों के जहन में है। जो बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया है शायद वो लोग नहीं भूल पाए हैं। तो हम कहीं ना कहीं उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा जो फैसला था, शायद वो हमने जो चीजें सोचकर फैसला लिया था वो चीजें नहीं हो पाई। अरे शौकत जी, चुनाव खत्म हो गया, अब मतगणना होनी है। लोगों को क्या समझाएंगे, कब समझाएंगे? इतना समय तो मिला था आपको, 5 साल से चुनाव नहीं हुए थे, 5 साल में जो नहीं समझा पाए उसे कब समझाएंगे? अब नहीं, 5 नहीं, आप इसको 10 साल मान के चलिए। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद हो रहे हैं चुनाव और पहली बार असेंबली के चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले नहीं हुए हैं 10 साल में, और हमारे उस फैसले के बाद पहली मर्तबा चुनाव हो रहे हैं। तो हमने कोशिश की है लोगों को कन्विंस करने की, और अगर मौका मिलेगा तो लोगों को आगे भी कन्विंस करेंगे। 5 साल नहीं, इसको 10 मान के चलिए आप। अरे भाई, चुनाव तो हर 5 साल में होते हैं। 10 साल पहले तो चुनाव हुए थे, तो 5 साल ही तो अंतराल रहा चुनाव के संदर्भ में, जब होने थे निर्धारित चुनाव। शौकत जी, ये तो सामान्य सा गणित है, कोई बहुत जटिलता नहीं है। मेरा सवाल जो था, आप उस सवाल पर नहीं गए। मेरा सवाल ये था कि पिछले 5 साल में जब जनता को आप भाजपा के साथ जाने के फैसले को नहीं समझा पाए, तो अब किस लिए समझाना चाहते हैं? चुनाव तो हो लिया, अब तो मतगणना होनी है भाई। सर, मैं ये कह रहा हूं कि बदकिस्मती यही है कि 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, और जब पिछले 5 साल की बात आप कर रहे हैं तो 5 साल में जम्मू कश्मीर के लोगों ने सिर्फ बीजेपी के झूठ सुने हैं, और जो दिल्ली के फरमान हैं वही आते रहे हैं। तो आप लोगों को कन्विंस करने का मौका असेंबली इलेक्शन 2024 में मिला है जी। इससे पहले तो हम फरमान ही सुन रहे थे। अरे, लोकसभा चुनाव आपने लड़ा, आपके नेताजी बहुत बुरी तरीके से चुनाव हारे, आप भूल गए क्या? तब नहीं समझा पाए आप? नहीं है सर, मैं आपको याद दिलवा दूं, 2019 में जितने वोट हमने लिए थे उससे 2 गुना ज्यादा 2024 के लोकसभा इलेक्शन में हमने लिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम डिक्रीज हुए हैं, हम इंक्रीज हुए हैं, और हमने ज्यादा वोट लिए। बुरे तरीके से नहीं हारे, हमने इस सीट पर 2.5 लाख से ज्यादा वोट लिए हैं। मतलब ये हार का आपको कोई मलाल नहीं है, वोट अपने ज्यादा आ गए, इससे बहुत खुश है शौकत चौधरी जी। आपको महबूबा मुफ्ती की हार का कोई दुख, कोई पीड़ा नहीं है? देखिए सर, हार और जीत जो है इलेक्टोरल प्रोसेस का पार्ट एंड पार्सल है। कभी हार भी फेस करनी पड़ती है, कभी जीत भी मिलती है। बात हार और जीत की नहीं है, बात लोगों की नुमाइंदगी की है। लोगों की नुमाइंदगी सिर्फ जीत के नहीं की जा सकती है, अपोजिशन में भी की जा सकती है। जीत में की जा सकती है। मैं आखिरी दौर की बातचीत पे आता हूं। नम्रता जी मेरे साथ में, पीडीपी की ओर से संदेश आया है, जरूरत पड़ी समर्थन दे देंगे। इस ऐलान पर आपकी टिप्पणी नम्रता जी। सवारी ही मैदान जंग में वो तुर्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जो लड़ेंगे सीटों पे वो कैसे अपनी सरकार बनाएंगे? कम से कम हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो मुझे लगता है कि जो हिम्मत करता है उसकी भगवान भी मदद करता है। तो कम से कम लड़ने की हिम्मत रखना जरूरी है। मुझे आज ये सारी जो आपने प्रक्रिया बताई, ये जो आज देशभक्त होने का दावा करती हैं और कहती हैं कि बहुत देशभक्ति के बयान गाने यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी गाती है, इनको याद होना चाहिए कि जब बुरहान वानी को मारा गया तो इन्हीं के डिप्टी सीएम ने कहा था कि अगर हमें पता होता कि वो अंदर है तो हम कभी भी ऐसा यहाँ से उसे ना मारते। तो इस तरह के इनको दुख भी बड़े हुए, और आज हमने देखा कि किस तरह से इंजीनियर राशिद को चुनाव के दौरान छोड़ा जाता है, राम रहीम को हरियाणा में छोड़ा जाता है। तो एक तरफ से जो महिला उत्पीड़न और ऐसे बुरे जघन्य अपराध के जो है अपराधी, उनको छोड़ दिया जाता है, दूसरी तरफ इस तरह के लोगों को। तो आज दुनिया जानती है, हालांकि एबीसी पार्टीज खड़ी करके भी भारतीय जनता पार्टी को कुछ हासिल नहीं हुआ। जमात को भी चुनाव लड़ा लें, किसी को भी लड़ा लें, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता पिछले 10 वर्षों से जो उन्होंने सहा, जवाब उन्होंने चुनाव के माध्यम से दिया। और मुझे लगता है कि आज आंकलन कांग्रेस ने तो किया, इसीलिए कांग्रेस ने आज जो भी बढ़त हासिल की, और जो भी 4.5 लाख वोट अगर हमने एक सीट पे लोकसभा के अंदर भी लिया, वो आंकलन का ही नतीजा था। और आपको अनटोस खड़ा रखा, इसीलिए आप चुनावों से भागते रहे। इसीलिए आपने यहाँ एलजी को ज्यादा ताकत दी, क्योंकि आपको पता था कि आप हार का सामना करने वाले हैं। वरना यहाँ अगर आपका मुख्यमंत्री होता तो एलजी को ज्यादा पावर देने की जरूरत ना पड़ती। तो ये सब चीजें हैं जिन पे आज बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी नम्रता जी गए। तो रजनी जी क्या माने, जो रुझान आ रहे हैं एग्जिट पोल का, उसका अनुमान आपको पहले ही था, जमीन पर बड़ी पकड़ है आपकी, आपको लग गया था चुनाव से पहले ही?
आपकी सरकार वरकार बनने के कोई आसार नहीं है। इसलिए पहले ही उपराज्यपाल को इतनी ताकत दे दो कि चुनी हुई सरकार के हाथ में ज्यादा कुछ रहे नहीं। क्या कहती है रजनी जी? देखिए, मेरे चौधरी भाई ने बड़े विस्तार से इन्होंने कहा हमारी गलती थी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जुड़कर। मैं उनसे क्लियर कर लूं कि जब आप जुड़े थे तब आप मिलिटेंट्स के सपोर्टिव शो नहीं होते थे। बाद में आपका सॉफ्ट कॉर्नर जो पाकिस्तान के लिए दिखा, कहीं ना कहीं हम लोगों को लगा कि जो टेररिस्ट भेजता है वहां से उस पार्टी के साथ हमें जुड़कर काम करना हमारे लिए नुकसानदायक होगा। अब नम्रता जी बात कर रही है देशभक्ति की, अभी ये बात कर रही है, ये इतना खुश हो रही है, मुझे लगता है कांग्रेस जैसे पूरा फुल मेजोरिटी से सीट स्वीप कर रही है। एग्जिट पोल को ये सच्चाई मान बैठी है। 8 से 10 सीटें कांग्रेस ले रही है और कोalition में जाकर 35 से 40 सीटें ये लोग अगर एग्जिट पोल में शो हो रहे हैं तो कांग्रेस को इस चीज का अफसोस करना चाहिए। कहीं ना कहीं जम्मू एक हिंदू राष्ट्रवादों की एक रीजन है, तो कांग्रेस वहां से क्या पा रही है ये इनको देखने की जरूरत है। आज इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट की जरूरत पड़ी है। जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने के लिए अपना स्टैंड क्लियर करने की जरूरत नहीं पड़ी। 370 के ऊपर इनका क्या स्टैंड है जम्मू के लिए ये बता नहीं पाए चुनाव में, मगर आज ये क्रेडिट लेना चाहते हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं और एनसी के बलबूते पर, उस एनसी के बलबूते पर जिनके मैनिफेस्टो में बताया गया कि आतंकियों को रिहा करेंगे, जिनके मैनिफेस्टो में बताया गया कि हाईवे पर वो खत्म कर देंगे, जो सिस्टम वहां पे जो नाके लगते हैं वो कहीं ना कहीं इसको उठा देंगे। आज उनको बड़ा फक्र महसूस हो रहा है एनसी के साथ जुड़कर, जो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जनता को तबाह करने का कारण बनी, जो कश्मीरी विस्थापितों को वहां पलायन करने। रजनी जी, आपको पता है ना कि कभी एनसी का साथ आपने भी लिया है? आपको पता है ना कि उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला आपके साथ भी सहयोगी रह चुके हैं? या अचानक आपको सबके संदर्भ में आपत्ति तभी क्यों होती है जब वो आपके खिलाफ विपक्ष की भूमिका में होते हैं? पीडीपी के संदर्भ में आप इतने गंभीर किस्म के आरोप लगा रही है। पीडीपी का इतिहास तो इस प्रकार के बयानों से भरा हुआ है। जब आप सरकार बना रही थी तब आपको नहीं पता था पीडीपी क्या है? क्या आपको नहीं पता है कि जब आप फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ सहयोगी बने हुए थे तब आपको यह सब नहीं पता था? आप अचानक ही कैसे जागते हैं और बाकी सब आपको देश के खिलाफ क्यों दिखाई देते हैं? आप इनका पूरा रिकॉर्ड निकाल लीजिए, चाहे रिगिंग के टाइम का निकाल लीजिए 87 में, चाहे 89 में कश्मीरी विस्थापितों का जो पूरा हिस्ट्री है वो निकाल लीजिए, उसमें किसका रोल रहा। कांग्रेस और एनसी की सरकारें रही हैं। ये अरे रजनी जी, आपने मेरे सवाल पे गौर नहीं किया। मैंने 87 भी निकाला, मैंने 89 भी निकाला, लेकिन उसके बाद में मैंने 1999 भी निकाला, जब अब्दुल्ला परिवार भाजपा का अनन्य सहयोगी बना हुआ था। बड़ा सम्मान करते थे आप अब्दुल्ला परिवार का। आप भूल गई है रजनी जी? उस समय इतिहास के ये पन्ने फाड़ दिए थे कि आपने, जो आप आज पढ़ के हमें सुनाना चाहती हैं? जी रजनी जी, बिल्कुल आप शायद भूल गए हैं। आप उसको आप बिल्कुल उसको रिपीट करिए ताकि लोगों को पता लगे। चैनल का काम है लोगों को सच्चाई दिखाना, वो सच्चाई बताइए। कांग्रेस का असली चेहरा क्या रहा है, एनसी का असली चेहरा क्या रहा है, जम्मू कश्मीर की तबाही का कारण कौन रहा है, ये आप लोगों का दायित्व बनता है। मुझे लगता है कि मीडिया डेमोक्रेसी का कमाल है रजनी जी। मतलब एनसीपी, अब्दुल्ला परिवार, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला को आप अपने सहयोगी के तौर पर अटल जी के शासन के दौरान रखें और इसके बाद आज आप ये बताएं कि इनका तो चरित्र देश के खिलाफ कर रहा है। दोनों बातें कैसे बन सकती हैं? लेकिन महत्वपूर्ण बात अंतिम रूप से यह है कि पार्टियां आरोप प्रत्यारोप जो भी करें, फैसला जनता को लेना होता है। जम्मू कश्मीर की जनता ने भी फैसला लिया है और हरियाणा की जनता ने भी फैसला लिया है। तमाम एजेंसियों ने इस फैसले को पढ़ने की अपने स्तर पर चेष्टा की है। वो फैसला, वो रुझान ये बता रहा है कि हरियाणा में स्पष्ट तौर पर कांग्रेस की और जम्मू कश्मीर में एनसीपी कांग्रेस गठबंधन की सरकार अस्तित्व में आ रही है। अंतिम फैसला 8 तारीख को पता चलेगा। जो भी फैसला आएगा उसे लेकर हम अपने दर्शकों के बीच उपस्थित होंगे। लेकिन आज के कार्यक्रम में इतना है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस एग्जिट पोल 2024 का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर अब समय है आखिरी तौर पर टैली बताने का। तो टैली कुल मिलाकर हरियाणा के संदर्भ में यह बताती है कि पोल ऑफ द पोल्स के अंतर्गत 57 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कुल जमा 57 सीटों के मुकाबले 27 सीटें अधिकतम हासिल कर रही है। अन्य के हिस्से में 6 सीट आने की उम्मीद है। अगर हम जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो वहां पर कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन तकरीबन 42-44 सीटों पर दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी की कहानी 22 से 28 सीटों पर दिखाई देती है। वहीं पीडीपी 6 से 12 और अन्य भी 6 से 12 के बीच में कहीं खड़े दिखाई देते हैं।
पीडीपी स्पष्ट तौर पर ऐलान कर चुकी है कि जरूरत पड़ने पर हम कांग्रेस एनसीपी के गठबंधन को समर्थन देंगे। तो कुल मिलाकर इन रुझानों के बीच अंतिम परिणाम को लेकर उत्सुकता बरकरार है। 8 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से हम लगातार आपसे जुड़ेंगे पल पल के अपडेट की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। लेकिन अब समय इजाजत लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत। समाचार का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन मेरा समय है अब आपसे विदा लेने का। तो अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द फिर मिलते हैं। सादा प्रणाम।